गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कोवर्किंग स्पेस में काम करने वाली कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे, उनके रेवेन्यूज के नंबर्स कैसे है उसको समझने की कोशिश करेंगे और आगे आने वाले समय में इन कंपनीज की क्या ग्रोथ रह सकती है और कॉन कॉल में इन लोगों का क्या कहना है, इस कंपनियों का क्या कहना है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे तीन कंपनियों को, AWFIS ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, कंटूर स्पेस और तीसरी कंपनी है EFC। ये तीनों में कंपनियां कोवर्किंग स्पेस, जो फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस का एनवायरनमेंट है उसमें काम करती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियोस को। तो सबसे पहली बात इसको बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोवर्किंग स्पेस होता कैसा है या मैनेज स्पेस होता कैसा है। देखो एक सिंपल सी बात है, आजकल आप देखोगे बड़े बड़े सिटीज में कमर्शियल स्पेसेस होते हैं जहां पर बहुत सारी आईटी, टेलीकॉम, ये बहुत सारी जो बाहर की कंपनियां हैं, गूगल हो, अमेजॉन हो या TCS, इन्फोसिस, बहुत सारे लोगों को अपने काम करने के लिए बड़े शहरों में वर्किंग स्पेस चाहिए। और इसके लिए वो लोग ये जो कोवर्किंग स्पेस में काम करने वाली कंपनियां हैं उनके पास आते हैं, रेंट पे या लीज पे वो सारे पूरे स्ट्रक्चर को लेते हैं और उससे काम करते हैं। तो पहली तो एक चीज है, पहला तो एक होता है लैंडलॉर्ड, दूसरा होता है क्लाइंट और तीसरे केस में ये बीच में आता है हमारे कोवर्किंग स्पेस में काम करने वाली AWFIS जैसी कंपनी या कंटूर स्पेस जैसी कंपनी है। तो अगर मान लो कि पुणे में कोई अगर लैंडलॉर्ड है, उसने बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे, फॉर एग्जांपल हिंजवड़ी में या खराड़ी IT पार्क में बहुत बड़ा स्पेस लेके रखा है, ठीक है। तो वो स्पेस खाली भी हो सकता है, वहां पर कोई प्लम्बिंग का काम नहीं हुआ हो, वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, पूरा खाली स्पेस है। तो ये कोवर्किंग स्पेस में काम करने वाली जो कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल AWFIS, तो ये AWFIS वो स्पेस को लेती है, वहां पर पूरा डिजाइन करती है, पूरा प्लम्बिंग का काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है, इंटीरियर डिजाइन करती है, वहां पर फर्नीचर का काम करती है, वहां पर पूरे कटआउट लगाती है, पूरे वॉल को पेंट करके एक अच्छा वर्किंग स्पेस बनाती है। और बाद में जाके वो वर्किंग स्पेस द कंपनीज लाइक द IT कॉन्ग्लोमेरेट्स हो या बड़े बड़े ये जो बिग कॉर्पोरेट्स हो उनको बेचती है। तो वहां पर उनको रेंट देती है लैंडलॉर्ड को, वो 4 साल 5 साल के लीज के हिसाब से वो लोग अपना रेंट देती है। और बाद में यहाँ पर थोड़ा वैल्यू एडिशन करके, मतलब इंटीरियर डिजाइन हो गया, अच्छी लाइटिंग हो गई, आपके प्लम्बिंग का काम हो गया, आपका पेंट्री हो गया, फूड हो गया, उन सारे लोगों चीजों को ऐड करके थोड़ा सा अच्छा बना के इन सारे बिग कॉर्पोरेट्स को वो स्पेस बेचती है। तो इसमें क्या होता है, रेंट जो उनको देना है लैंडलॉर्ड को और जहां से उनको रेंट मिलेगा इस बड़े मतलब लैंडलॉर्ड, ये बड़े क्लाइंट से, इन दोनों का जो डिफरेंस है वहां से ये लोग मोटा मोटी तरीके से, आप अगर मानो तो वो पैसे बनाती है, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीजें होती है। एक तो होता है कि सप्लाई और डिमांड। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने अगर किसी लैंडलॉर्ड से मैं एक कोवर्किंग स्पेस की कंपनी हूँ AWFIS, तो मैंने अगर लैंडलॉर्ड से एक वर्किंग स्पेस लिया है, सॉरी एक कमर्शियल स्पेस लिया है, जहां पर मैंने अभी लेने के बाद थोड़ा बहुत उसमें टाइम लगेगा मुझे वैल्यू एडिशन करने के लिए, आपकी पेंट्री लगाने के लिए, अपनी इलेक्ट्रिसिटी, इंटीरियर डिजाइन करने के लिए मुझे टाइम लगेगा, लेकिन इसके दौरान मैं अपने लैंडलॉर्ड को रेंट तो दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम चला जाएगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और उसके बाद जाके मैं अपने किसी क्लाइंट को, फॉर एग्जाम्पल टेक महिंद्रा को बोलूंगा कि हाँ मेरे पास एक 100 सीट कैपेसिटी का एक स्पेस है जहां पर तुम अपने ऑफिस के लोगों को बुलाओ यहाँ पर और मुझे एक पर्टिकुलर रेंट दे दो। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया इन विच दैट स्पेस इज अवेलेबल। तो इस हिसाब से एक हो गया मेरे पास कितना अवेलेबिलिटी है वर्किंग स्पेस की, और कितना मेरे को क्लाइंट को देना है। इस दोनों के बीच में अगर 1 to 1 है, मतलब मेरे पास 100 सीट है और मेरी 100 सीट फुल हो गई है, तो मान लो कि मेरा 100% ऑक्यूपेंसी रेट है। ये कोवर्किंग स्पेस में ऑक्यूपेंसी रेट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि मान लो कि मेरा अगर 100 या 1000 अगर मेरा सीटिंग कैपेसिटी है मेरे कंपनी में, मैं AWFIS हूं, और पूरे 1000 कैपेसिटी में क्लाइंट आके जगह भर रहा है और मुझे पैसे दे रहा है, तो मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज मेरी जो स्पेस है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही है। लेकिन कई कई जगह पे मान लो कि TCS में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोविड आ गया, कोविड 4 आ गया और लोगों को वो कम करना पड़ा या लोगों को निकालना पड़ा, तो कैपेसिटी उनकी कम हो गई।
तो ऑब्वियसली द इन्फोसिस विल नॉट गिव यू द दैट मच अमाउंट ऑफ द सीट्स टू फिल इन योर कोवर्किंग स्पेस, तो वहां पर आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो क्या होगा, आपकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो ढलता जाएगा। इसीलिए अगर आपको कोई भी कोवर्किंग स्पेस में देखना है तो इसमें ऑक्यूपेंसी रेट देखना है, कितने नए नए सिटीज में ये लोग जा रहे हैं, नए नए सिटीज में ये सारे कमर्शियल रियल एस्टेट को डेवलप करके बेच रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। टायर 1 सिटीज हो गया, टायर 2 सिटीज में ये जो स्पेसेस, वर्किंग स्पेसेस को डेवलप कर रहे हैं और वो बड़े क्लाइंट्स को बेच रहे हैं। मान लो कि अगर कोई इन्फोसिस जैसा क्लाइंट आता है AWFIs के पास, वो बोलता है यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी है, वहां पर जाके तुम डेवलप करो और पूरी तरह से मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरा ये इंटीरियर डिजाइन होना चाहिए, मेरे को इतनी सीट चाहिए, मेरे को ऐसा ऐसा फर्नीचर चाहिए, तुम ये बना के मुझे 3 महीनों में देगे, 3 महीना के एंड में मैं सारे अपने एम्प्लॉयज को वहां पर डाल दूंगा। तो ये एज अ कोवर्किंग स्पेस में जो कंपनियां काम करने वाली है उनको ये अच्छा है, बिकॉज आपका एक साइड से स्पेस तैयार हो गया और डे 1 से ही आपका मतलब रेंट भी चालू हो जाएगा, जहां से आपको रेंट लेना है इन सारी बिग कॉर्पोरेट से, ठीक है। तो उससे वो पैसा बनाती है। सिंपल मॉडल है, कोई डिफिकल्ट इतना है नहीं है। लेकिन इसमें आप देखोगे, इसमें डेथ बहुत लगेगा, मतलब पैसा बहुत लगेगा। कमर्शियल रियल एस्टेट का रेट आज अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखो तो वो बहुत ज्यादा है। तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये AWFIs जैसी कंपनियां हैं, ऑफिस स्पेस सोल्यूशन जैसी कंपनियां हैं, उनको बहुत पहले ही एडवांस बुकिंग करके लैंडलॉर्ड से कमर्शियल रियल एस्टेट का स्पेस लेना होगा, उसके बाद उसको डेवलप करना होगा, वैल्यू एडिशन करना होगा और बाद में जाके वो अपने क्लाइंट को बेचेगा। अगर वो डे 1 में ही बेच रहा है तो सारी कंपनियों को इसको फायदा है। तो इसमें 2-3 कंसेप्ट है मैं बताऊंगा। एक होता है मैनेज्ड स्पेस। मैनेज्ड स्पेस मतलब क्या होता है कि टेक महिंद्रा जैसी बिग कॉन्ग्लोमेरेट इन लोगों के पास आएगी और बोलेगी कि आप इसकी पूरी फैसिलिटी मैनेजमेंट देखो, आप इसका पूरा फूड भी देखो, पेंट्री भी होना चाहिए उधर, सब सारी चीजें होना चाहिए। तो वहां पर आपको लेबर लगेगी, एम्प्लॉय लगेंगे, वो वॉशरूम और पूरी फैसिलिटी को क्लीन कराने के लिए, ये सब तुम देख लो, ठीक है, और मैं इसका पर्टिकुलर रेंट आपको दूंगा। तो ये होता है मैनेज स्पेस की, मतलब पूरा एक कमर्शियल स्टेट में एक या मैक्सिमम 2 क्लाइंट होगा, वो पूरे अपने स्पेस को लेके चले जाएगा। मान लो कि अगर मैं AWFIs हूं, मैंने लैंडलॉर्ड से एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है, उस प्रॉपर्टी में मैं पूरे टेक महिंद्रा को ही बिठा रहा हूं, तो एक क्लाइंट हो गया, मैक्सिमम 2 क्लाइंट TCS और इन्फोसिस और सब, इन दोनों को बिठा रहा हूं। तो होगा क्या कि ये हो गया मैनेज्ड स्पेस, मतलब एक ही बंदे को आपने पूरा स्पेस दे दिया। इसीलिए आपको भी अच्छा है, बिकॉज आपके दिमाग में कुछ टेंशन नहीं है, मेरा जो पैसा आएगा वो टेक महिंद्रा से आएगा। टेक महिंद्रा के लिए भी इजी है, ही हैज टू डील विद द AWFIs, मतलब ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन से उनके साथ ही डील करना है। तो वो थोड़ा दिमाग, मतलब they will be also like hassle free on all the situation। तो आप बोलेंगे कि यार ये तो सारी चीजें लैंडलॉर्ड भी कर सकता है, तो लैंडलॉर्ड भी इंटीरियर डिजाइन ये सब करके इन सारे लोगों को भी बेच सकता है, वो क्यों नहीं कर रहा है? तो उसका एक चीज होता है, क्योंकि लैंडलॉर्ड के पास ना, एक तो उसका लैंडलॉर्ड के पास, अगर कोई भी लैंडलॉर्ड आप देखोगे, वो कमर्शियल स्टेट में ही ज्यादा अपना फेवरेबल इंटरेस्ट रखता है। वो बोलता है कि मैंने प्रॉपर्टी ली है, मुझे अगर 2 गुना पैसा मिल गया तो मैं किसी को रेंट पे दूंगा और मैं निकल जाऊंगा वहां से। वो उस चीज में पड़ता नहीं है, क्योंकि उसको डेवलप कराना, उसमें भी खर्चा आएगा, उसमें भी बहुत सारी अपनी ताकत लगेगी, या पैसा झोंकना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों की वजह से भी उसको मुश्किल है। और इसमें एक प्रॉब्लम भी है, मान लो कि आपने 100 कैपेसिटी का कमर्शियल सेंटर खोला है, लेकिन हर टाइम वो फुल नहीं हो रहा है, फिर भी तो वो लैंडलॉर्ड को प्रॉब्लम आएगा ना। मैंने प्रॉपर्टी ली, मैंने खर्चा किया, और मेरा मेरे पास क्लाइंट से कांटेक्ट नहीं है। वो भी नॉर्मल इंसान होता है, उसके पास कोई टीम नहीं होती है, जैसे कंपनीज लाइक AWFIs, उसके पास मतलब ऑफिस स्पेस के पास उसके बाद एक बड़ी टीम होती है, जिसके थ्रू वो अपने सेल्स और मार्केटिंग को भी एडवर्टाइज करता है, बहुत बहुत सारे इनोवेटिव काम करता है। तो ये लैंडलॉर्ड हेडेक नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे इन लोगों को देता है और बाद में बोलता है कि तुम मैनेज करो। तो होप यू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, जहां पर ये सिंपल गेम है कि लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी ले लो, वहां पर थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करो, बाद में बड़े कॉन्ग्लोमरेट को बेच दो, बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स को बेच दो, तो इसीलिए उनका वो पैसा बनता है। लेकिन इसमें और एक चीज है कि मैनेज्ड एग्रीगेशन,
ऐसा एक कंसेप्ट है यहाँ पर। तो उसमें क्या होता है, कई कई बार लैंडलॉर्ड क्या बोलता है, ठीक है मेरी ये स्पेस है और मैं भी थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा, मतलब वो वहां पर फर्नीचर का काम करेगा, थोड़ा पैसा लेके वहां पर प्लम्बिंग का काम पूरा करेगा, वॉशरूम्स करेगा, वहां पर पेंट्रीज करेगा, वहां पर अगर कोई एग्जीबिशन हॉल है तो उसको थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करेगा, और इसीलिए हो क्या जाएगा, थोड़ी बहुत उसकी भी कॉस्ट उसमें लग जाएगी, और उस कॉस्ट को वो क्या करेगा, वो AWFIs को रेंट पे दे देगा। तो AWFIs को क्या करना है, सिर्फ उसको मैनेज करना है, फैसिलिटी मैनेज करना है, सब कुछ तो लैंडलॉर्ड ने 50% का काम तो कर दिया है। इसको बोलते हैं मैनेज्ड एग्रीवेशन, मतलब आधा काम लैंडलॉर्ड करेगा और आधा काम मैनेज करने का काम ये ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन जैसी या कॉन्टोर स्पेस जैसी कंपनी करेगी। ये दोनों मिला के बाद में कॉन्टोर जो है या AWFIs या EFC जैसी कंपनी है, वो पूरा क्लाइंट को उस चीज को रेंटल पे दे देगी, जैसे मतलब टेक महिंद्रा हो या गूगल हो या अमेजोन हो, उसको वो बेच देगी। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट हैंडओवर भी हो गया, और इस सारी कंपनियों का स्पेशली ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन का मॉडल यही है कि वो जाते आगे जाते हुए ये मैनेज्ड एग्रीवेशन के अपने रेवेन्यू परसेंटेज को बहुत बढ़ा रही है, जिससे क्या होता है उनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। मान लो आगे जाते हुए उनकी सीट्स अगर फुल नहीं होती है उस वर्किंग स्पेंटर में, तो उन्होंने जो खर्चा डाला है वो 50% है, 50% लैंडलॉर्ड का है, तो हिट जो है वो मार्जिन पे इतना नहीं असर पड़ेगा अगर उनकी ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ती नहीं है। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर लैंडलॉर्ड एंड विन विन सिचुएशन फॉर द कंपनीज लाइक द ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें एक होता है कि मान लो कि आजकल बहुत सारे स्टार्टअप और MSME कंपनियां इंडिया में हैं, बहुत सारे इनोवेटिव डिजिटल कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, उनको अगर लगा कि मुझे 7 दिन के लिए मेरा एक कॉन्फ्रेंस रूम मुझे चाहिए, तो वो भी उसमें जाके बुक कर सकता है। आप किसी पुणे में चले जाओ, उसका एक ऐप होगा, वहां पर आप बुक करो और 9 to 5 आप उस कॉन्फ्रेंस को यूज कर सकते हो। आप बताना होगा कि आपके 30 या 40 लोग वहां पर आएंगे, उस स्पेस को आप यूज करेंगे, उस स्पेस का जो भी भाड़ा है वो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन या EFC सारी कंपनी को आप दोगे। मैं इस स्पेस की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी में बहुत तगड़ी ग्रोथ है। आप अगर देखो ना कि मैं एक बाहर का कॉर्पोरेट हूँ, इंडिया में वांटेड टू एक्सपांड माय ऑफिस स्पेस एंड दे डोंट वांट टू डायरेक्टली गो टू द लैंडलॉर्ड, बिकॉज उसमें बहुत झिकझिक है कि लैंडलॉर्ड के पास जाओ, देखो, उसमें ब्रोकरेज पे करो, एनालाइज करो, या मतलब डायरेक्टली प्राइम सेंटर देखो। द बेटर इज फॉर मी लाइक टू गो टू द companies like Office Space, ask them like I wanted to expand in Bangalore, do you have a space available over there? तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन बोलेगी हाँ मेरे पास 5 अवेलेबल स्पेसेस है, ये इतने इतने डिजाइन में अवेलेबल है, यहाँ पर इतनी इतनी कैपेसिटीज है, ये लोकेशंस है, आप बताओ आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो कंपनीज लाइक गूगल फॉर एग्जांपल वांटेड टू एक्सपांड इन बैंगलोर, if they go to this office space solution, and office space solution give them the 4-5 location with this detailed how many seats are there, what are the facilities involved there, what is the advantages traffic wise, what is there, so the Google will have the choice and then they can pick one of the location and उनका भी काम आसान हो जाता है, ठीक है। आप अगर देखोगे इनका जो एसेट लाइट मॉडल भी इसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि वो एग्रीगेशन मॉडल्स के ऊपर वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। दूसरा एक होता है कि आजकल जैसे मैंने कहा कि MSME सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी इंडिया में बढ़ रही है, इंडिया की GDP बढ़ रही है, तो इंडिया में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बढ़ रहे हैं। इंडिया में मान लो कि मेरा पूरा ही हाइब्रिड, मेरा पूरा ही वर्क फ्रॉम होम ऑफिस है और मैं किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ काम करता हूँ, पूरे मतलब साल भर में काम करता हूँ, और घर में बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ, या घर में छोटे बच्चे हैं, मुझे काम करने में दिक्कत आती है, तो मैं क्या करूंगा, ये ऑफिस स्पेस जैसी कंपनियों में ऊपर रजिस्टर करूंगा, और वहां मैं सोचूंगा कि यार मैं दिन के मतलब वीक के 2 दिन तो यहाँ पर जाऊंगा, कुछ 500,000 रुपए जो भाड़ा होगा वो उसको मैं दूंगा, आई एम हैप्पी टू डू दैट। इसको बोलते हैं रिटेल सेगमेंट। मतलब ये ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन जैसी कंपनियां हैं, वो रिटेल से भी पैसा कमाती है, कॉर्पोरेट से भी पैसा कमाती है, और थोड़ा बहुत मोबिलिटी भी होता है। मोबिलिटी मतलब आजकल XYZ बंदा आज सोमवार को आ जाएगा, YZW बंदा मंगलवार को आ जाएगा, तो एक ही चेयर उसकी ऑफिस स्पेस में होगी, वहां पर कोई एक साइड पे डिजिटल वाला बैठेगा, एक साइड पे IT वाला बैठेगा, एक साइड पे दूसरा काम करने वाला बैठेगा। तो मतलब लोग आएंगे जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। मतलब मान लो कि 50 की कैपेसिटी का एक सेंटर उन्होंने खोला हुआ है रिटेल के लिए, जहां पर कोई भी जाके
अपने 9 to 5 काम करने के लिए, उसको अगर कंसंट्रेशन चाहिए, उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए, वहां पर उसको पानी भी मिलेगा, वॉशरूम भी रहेगा और उसको काम करने के लिए भी आसानी रहेगी। इसीलिए आई थिंक दैट स्पेस इज गोइंग टू ग्रो, बिकॉज इफ यू सी इंडिया में बहुत बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो ऐसा रहा है कि जगह की बहुत सारी कमी है। तो अगर मान लो कि आपके घर में 2 बच्चे हैं एंड यू वांटेड टू डू अ वेरी concentrated work, then you will not be able to do it. So better is like you will go to this co-working spaces, have them like work from 9 to 5. You will feel that it is an office but there is no boss, you are working on your own, so you will have that mental peace. So जिसकी वजह से भी there is a high stupendous growth in days to come in this kind of a business like the co-working space. ठीक है। और आप अगर देखोगे इस केस में 3 कंपनियां काम करती है, जिसमें से मैं आऊंगा, इसमें से एक कंपनी का, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड वी विल गो थ्रू इट अबाउट इन इंपॉर्टेंट केस ऑफ ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन। क्योंकि ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन जो कंपनी है, इनकी जो ग्रोथ आप अगर देखोगे तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेके Q2 2024 के तरीके से, तो उन्होंने कुछ 40% की 40% सी उन्होंने ग्रोथ की है। और कॉन्टूर जैसी कंपनी ने 73% की रेवेन्यू की ग्रोथ की है। और आप अगर इस कंपनी में चले जाओगे EFC में, EFC ने मुझे लगता है कुछ 64% की ग्रोथ की है। सो दीज आर वेरी हाई ग्रोइंग कंपनीज एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। तो इसीलिए हमें देखना है कि ये कंपनियां कैसा कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्पेस में पूरा तगड़ा टेलविंड है इस सेक्टर में, बिकॉज देयर इज बीन ह्यूज ग्रोथ इन दिस सेगमेंट एंड इट इज ग्रोइंग लाइक वेरी गुड। लेट मी जस्ट गिव मी 1 minute, I will try to share this because I think there is some issues with it. So because as the day goes on, if you can see, there is a big tailwind in this company, and the tailwinds is going to increase day by day, and jiske liye we can see that there is so much scope going forward in this kind of a companies. So I will just go to the screener and we'll go through the presentations, because if you can see in this space, especially if you take an example of office space solutions. So office space solutions mein, they have grown the revenue by 40% Q2 over Q2. PAT has been grown by the 67%. EBITDA margin has been increased by 34%. So they are doing fantastically well. And आप अगर देखोगे कि उन सारे स्पेस में एक ही there is a good news is that उनकी ऑक्यूपेंसी रेट जो है 12 महीने के ऊपर का उनका जो ऑफिस स्पेस है, दैट इज ग्रोन लाइक दैट ऑक्यूपेंसी इज आई थिंक 84% कंपेयर टू द अदर स्पेसेस। मतलब मान लो कि आपके पास जो 12 महीने के ऊपर के जो सीट्स है वो बड़े हैं आपके लगभग 84% से। तो 84% is a big number, and you can see they are available in the 18 cities odd. So 18 cities में they are available, and they are doing well. You can see they are available in the 18 cities. You can also see that they have also the operational centers of 180s, and 67% is managed aggregation. जैसे मैंने वो managed aggregation की बात की, तो managed aggregation numbers is 67%. And you can see the operating EBITDA is 34%. So all the numbers you can see is very dynamics and very good for this company. And you can also see that जो भी कॉर्पोरेट है उनके साथ, तो जो उनका एवरेज जो ड्यूरेशन होता है वो 33 मंथ्स का होता है। ठीक है। और मोस्टली जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं वो 2 साल तक 1-2 साल तक वहां पर उनके पास रहते ही रहते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ एसेट लाइट मॉडल। एंड यू कैन सी 58 माइक्रो मार्केट्स में वो अवेलेबल है।
205 सेंटर्स है। तो इन्होंने गाइडेंस दिया था कि वी विल ग्रो द रेवेन्यू 30% इन दिस फाइनेंशियल ईयर 25 एंड दे हैव डन इट वेरी वेल बिकॉज Q2 के नंबर 40 थे, Q1 में 39% की ग्रोथ थी। द मार्केट कैप ऑफ दिस कंपनी इज अराउंड 5,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। आई थिंक द ओनली इशू विद दिस कंपनी इज that they have 392 का PE। तो 392 is a very big PE to digest with। अगर ये कोई कंपनी में मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं बता रहा हूँ, बट आई थिंक यू नीड टू सी इनटू दिस। इफ देयर इज एनी फॉल बैक ऑन दिस कंपनी देन इट इज अ गुड टू हैव एंड लुक इनटू इट। टायर 1 सिटीज में 185 सेंटर्स को खोला है, टायर 2 सिटीज में 20 सेंटर्स को खोला है। अभी गुवाहाटी में भी अभी क्या है, देयर इज वन अनदर चेंज because they are also office space solution, ये जो कंपनी है they are also going into this elite space। मतलब इनके 3 मॉडल है, एक तो मैनेज स्पेस हो गया जो रेगुलर होता है रिटेल या बिग कॉर्पोरेट के लिए, दूसरा एक मॉडल होता है कि ऑफिस गोल्ड होता है जो थोड़ा हायर सेगमेंट वाला होता है, और तीसरा जो मॉडल होता है वो ऑफिस इलाइट करके होता है। तो ऑफिस इलाइट मतलब क्या है, वो प्रीमियमाइजेशन है। अभी हैदराबाद में हाईटेक सिटी में उन्होंने एक सेंटर खोला है जहां पर पूरा लैविश और वर्क लाइफ का आपको यू विल गेट इन लाइक यू आर वर्किंग इन गूगल इन यूएस। सो दैट काइंड ऑफ स्पेस दैट दे हैव डेवलप्ड, मतलब वहां पर खर्चा भी उन्होंने ज्यादा किया है। तो उनका कहना है कि जैसे जैसे लोगों को ये आदत पड़ेगी और लोग उसको पसंद करेंगे तो दे विल गो फॉर द प्रीमियमाइजेशन। एटलीस्ट जो बड़ी कंपनियां हैं दे वांट टू गिव देयर एम्प्लॉइज अ गुड एक्सपीरियंस। सो गुड एंड इलाइट एक्सपीरियंस कैन बी अचीव्ड विद दिस इलाइट मॉडल ऑफ द ऑफिस। तो गुवाहाटी में भी उन्होंने एक सेंटर खोला है and they have been growing, like you can see the supply highlights। आप देखोगे 1.1 लाख ऑपरेशनल सीट्स उन्होंने अचीव किए हैं। उनका टारगेट है कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर ये जो चल रहा है तो इस एंड के तरफ उनका कहना है कि वी विल क्रॉस बाय 1.35 लाख ऑपरेशनल सीट्स। सो दे वांट टू ऐड दोज इन द टायर 1 टायर 3 सिटीज में। तो दोनों सिटी में ये सारा बहुत ऐड हो रहा है। दे यू कैन सी 35,651 न्यू सीट्स दैट दे हैव लॉन्च। मतलब यहाँ पर क्या है, जितनी ज्यादा सीट्स आपकी भरी रहेगी या जितने ज्यादा सीट्स में लोग आपके आएंगे उतना ज्यादा कंपनी को रेवेन्यू है। बिकॉज सीट्स अगर खाली हो गई तो प्रॉब्लम है। आप अगर देखोगे 84% इनकी ऑक्यूपेंसी है। जो भी कंपनी इनके 1 साल 2 साल के ऊपर इनके पास रहती है वहां पर उनका ऑक्यूपेंसी रेट जो है सीट्स का मैं बोल रहा हूँ वो 84% है। और अगर ज्वाइन होती है कोई कंपनी तो उनको सीट भरने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए नई जो कंपनी इनके साथ जुड़ती है उनका ऑक्यूपेंसी रेट है वो 73%। सो 73%, और दे वांटेड टू आल्सो द इंप्रूव ऑन दिस वन। एज आई सेड लाइक देयर मेन प्लान इज टू अचीव 135 मतलब 1,35,000 सीट्स बाय द मार्च 25। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के एंड उनको वो अचीव करना है। एंड आई थिंक दे आर ऑन टू द ट्रैक बिकॉज दे आर वर्किंग वेरी वेल। और जैसे मैंने कहा कि मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल के ऊपर वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। 67% ऑफ द टोटल सीट्स एंड द 64% ऑफ द टोटल सेंटर्स मॉडल एज ऑफ द सितंबर 24। क्योंकि क्या होता है इसमें उनको ज्यादा हिट नहीं होती है। मान लो कि इनकी सीट्स भरी नहीं है, सो दे डोंट हैव टू फेस द प्रॉब्लम लाइक द मार्जिन ड्रॉबैक, मतलब मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन होने का उनको डर नहीं है। इसीलिए दे वांट टू द गो in the future also the managed aggregation model। तो managed aggregation model में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टर थोड़ा सा, लैंडलॉर्ड थोड़ा सा पैसे डालता है, ये थोड़े से पैसे डालते हैं, एंड देन दे वांटेड टू बिल्ड द स्पेस एंड सेल टू द लैंडलॉर्ड। और आप अगर देखोगे इस पूरे स्पेस में बहुत अच्छी टेलविंड है इंडिया में। आप अगर देखोगे कि इंडिया की जीडीपी जैसे जैसे बढ़ रही है और इंडिया के बहुत सारे टायर 2 सिटीज टायर 1 सिटीज में अभी कन्वर्ट हो रहे हैं, या टायर 3 सिटीज टायर 2 सिटीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। इंडिया का एजुकेशन सेक्टर भी बहुत अच्छा कर रहा है और इंडिया में बहुत सारी बाहर की कंपनीज भी आ रही है। जब बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी और उनको अगर कोई वर्किंग स्पेस चाहिए, और ये फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस है, मान लो कि आपने 5 महीने के लिए किसी के साथ या मतलब ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कंसिडरिंग मैं 5 महीने तक काम करूंगा, देखूंगा हाउ माय बिजनेस ग्रो एंड देन आई विल ट्राई टू ऐड माय सीट्स और रिड्यूस माय सीट। इसीलिए the office space kind of a company gives you the flexibility for the big corporates, like you can reduce, you can increase, and it depends upon the how much is the rent agreement that do you have with them। तो इसीलिए वो managed aggregation space पे ऊपर जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि 84% की ऑक्यूपेंसी है एंड दिस इज ऑल्सो राइजिंग। एक्टिव क्लाइंट से
2877 के एक्टिव क्लाइंट्स है, मल्टी सेंटर क्लाइंट्स भी 39% से इंक्रीज हुए हैं। आप अगर देखोगे कि लॉक इन टेन्योर, आप लॉक इन अगर मतलब मान लो कि कोई भी अगर कॉर्पोरेट इनके पास आता है तो मिनिमम लॉक इन पीरियड इनका 2 साल का होता है, एवरेज अगर देखोगे तो 3 साल का है। तो मतलब जितना ज्यादा कॉर्पोरेट लंबे समय तक आपके यहाँ पर जितना ज्यादा समय आपके बिग कॉर्पोरेट आपके साथ जुड़ा रहेगा ऑफिस स्पेस जैसी कंपनियों के साथ, उतना ज्यादा फायदा ऑफिस स्पेस सारी कंपनियों को रेवेन्यू जनरेशन में होगा। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल द गूगल केम इन टू द इंडिया एंड दे वेंट टू द ऑफिस स्पेस एंड से दैट आई वांट टू डू a 5-year lease contract with you in Hyderabad in your elite model in high tech city. I like the space, I do everything. So obviously क्या है, उन्होंने स्पेस डेवलप करके रखा है, उनको मैनेज करना है और 5 साल तक कंटिन्यूअस रेवेन्यू उनके पास आएगा। एंड ऑब्वियसली द मॉडल लाइक द गोल्ड एंड द इलाइट मॉडल, these office space solution type of a companies will charge more from the big corporates because उनका खर्चा भी उसमें उतना ज्यादा हुआ है। तो जितना ज्यादा उनको लगता है कि वहां पर मार्जिन एक्सपेंशन ज्यादा रहेगा इलाइट बेस्ड मॉडल में, ठीक है। और आप अगर देखोगे इससे इंपॉर्टेंट चीज है, इनके 66% ऑफ द क्लाइंट जो आता है, ऑफिस स्पेस की बात हो रही है, ऑफिस स्पेस के 66% रेवेन्यू कम फ्रॉम द बिग कॉर्पोरेट्स। तो और बाकी जो थोड़ा बहुत जो परसेंटेज आता है वो हेल्थ केयर, फार्मा, फाइनेंशियल सेक्टर से आता है। यू कैन सी हियर अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स लाइक द 47 लाइक मतलब लगभग 66% of the revenue come from the big corporate, which is a good thing, right? Because जितना ज्यादा big corporate होगा उतना ज्यादा tenure उसका रहेगा और visibility of the earning will be high from those corporate to this office solution। और अच्छा पार्ट और एक भी है, आप देखो गूगल जैसी कंपनी इनके साथ काम कर रही है पुणे में, एंड गूगल वांटेड टू एक्सपांड इन दिल्ली फॉर एग्जांपल, और दे वांट टू एक्सपांड इन से फॉर एग्जांपल कोलकाता और एनी टायर 3 cities in India। So obviously they will not go to this different co-working space kind of a companies, but they will definitely go to the AWS like office space solution and they will ask them like okay, आपका अगर दिल्ली में कोई वर्किंग स्पेस आपने बनाया हुआ है तो हम वहां पर जाते हैं। सो इट इज वेरी मेंटेन, इनका कोई क्लाइंट लूज नहीं हो रहा है, जो क्लाइंट उनके पास ऑनबोर्ड करके आ रहा है वही उनके साथ बहुत लंबे समय तक रह रहा है, एंड जहां से उनको बहुत सारा फायदा भी होता है इन सारी कंपनियों के लिए, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। और एक चीज देखते हैं, ये अभी न्यू बिजनेस में, ये जैसे मैंने कहा कि इनका इलाइट मॉडल है। यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज लाइक हाउ गुड इज द वर्किंग स्पेस। ये घर नहीं है, ये वर्किंग स्पेस है। सो वर्किंग स्पेस जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफर्ट आएगा, एक लाइफस्टाइल आएगी, और एज ए एम्प्लॉइज भी आपको एक अच्छा रहेगा यार बीकेसी में मैं काम करता हूँ। बिकॉज बहुत सारी मान लो कि छोटी स्टार्टअप कंपनीज है और एंड दे वांटेड टू एक्वायर द मार्केट शेयर, और वो अपने उस क्लाइंट के साथ जब बात करेगी और उनको बोलेगी कि मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं तो बीकेसी में काम करता हूँ मुंबई में, जो कि बहुत एक प्रीमियम सेगमेंट इलाका है, वहां पर मैं काम करूंगा, तो ऑब्वियसली आपकी एक प्रेस्टीज भी बढ़ती है एंड आपको क्लाइंट जोड़ने के लिए मदद होती है, क्योंकि द पीपल विल थिंक अरे बहुत कुछ अच्छा ही कर रहा होगा वहां पर। सो दैट इज इट। तो ये जैसे मैंने कहा कि एमिनिटी रिच वर्कस्पेस वो बना रहे हैं। अभी दे हैव अ टाई अप विद द प्रेस्टीज ग्रुप वेयर दे आर ओपनिंग द न्यू सेंटर्स इन द बैंगलोर, दिल्ली एंड द पुणे। सो दिस इज ऑल इन द पाइपलाइन। सो ये इनकी इडाइल मॉडल है, ये एक्सपांडिंग विद द प्रेस्टीज है। मुंबई में दे आर ऑल्सो डूइंग इट, दिल्ली और बैंगलोर में भी। और उन्होंने कहा है कि मुंबई में एनएससी के जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है वहां पर भी बिल्ड एंड फिट डिजाइन और ये पूरा मैनेज वर्क स्पेस में वो जा रहे हैं। सो दे आल्सो गॉट एन कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट टू मेंटेन अबाउट इट। यू कैन सी फ्रॉम द इमेजेस, बिकॉज आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन बिकॉज टू शो यू लाइक हाउ गुड देयर वर्किंग स्पेस इज। तो किसी के लिए भी लुक्रेटिव है अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को वहां बिठाना चाहती है एंड दे वांट टू रन अबाउट द बिजनेस। नाउ यू कैन सी there is a 43% growth for Q2 over Q2 in terms of the revenue, segmental revenue भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें काम हो रही है। co-working space on the rent and the allied services and construction and fit out project। अब बोलोगे ये ऊपर वाले फिगर में नीचे में क्या फर्क है? कंस्ट्रक्शन एंड फिट आउट प्रोजेक्ट मतलब लैंडलॉर्ड से जो मैंने स्पेस ली है वो पूरी खाली है, वहां पर ना प्लम्बिंग का काम हुआ है, वहां पर ना लाइट का काम हुआ है, वहां पर इंटीरियर का काम नहीं हुआ है और कुछ भी काम नहीं हुआ है, सारी स्पेस पूरी खाली है, ना कोई वहां पर पार्किंग की सिस्टम है। तो इनका कंसेप्ट ये है कि हम क्लाइंट को पूरा करके देंगे, हम वहां पर पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे स्पेस का। क्लाइंट की अगर 200 सीट्स की रिक्वायरमेंट है, वहां के अनुसार हम वहां पर फर्नीचर डालेंगे, वहां पर सीट्स डालेंगे, वहां पर जो अपनी
लाइटिंग अगर क्लाइंट को उस तरीके से चाहिए वो डालेंगे, फिट आउट मतलब पूरा डिजाइन करेंगे स्पेस को और उसको बिल्ड भी करेंगे और वहां पर फैसिलिटी भी मैनेज कराएंगे, मतलब पूरा स्पेस बन के रेडी हो गया, वहां पर एक पेंट्री खोलेंगे, वहां पर एक फूड कोर्ट खोलेंगे और वहां से भी थोड़ा बहुत पैसा जो है इन सारी कंपनीज का आएगा, बिकॉज लैंडलॉर्ड को तो सिर्फ रेंट दे रहा है, लेकिन जो ये फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज अगर मान लो कि वो थर्ड पार्टी को दिया तो वहां से भी उसको थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन फिट आउट में भी आप देखोगे 38% की ग्रोथ है और विच इज अ वेरी गुड थिंग। And now this is the important things, because you can see the revenue from operation is gaining 40%, then EBITDA is gaining at the 67%। इनका ये जो कंपनी थी लास्ट ईयर में थोड़ा सा लॉस में थी, बिकॉज आप अगर देखोगे कि कमर्शियल रियल एस्टेट लेके रखते हैं और सीट्स भरने के लिए टाइम लगता है और इनके कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स थे जिसकी वजह से इनको लॉस में थी, लेकिन अभी प्रॉफिट में आ रही है, 14 करोड़ का कुछ प्रॉफिट किया है। आप अगर देखो कि आरओसी के नंबर बहुत अच्छे हैं, 84% की आरओई करती है, लास्ट ईयर में वो 65% की आरओई थी, ठीक है। और H1 का कंपैरिजन आप देखोगे 39% से वो ग्रो किया है। आप अगर देखो कि इस कंपनी ने साल के शुरुआत में कहा था कि हम अराउंड वी विल डू 30% का गाइडेंस दिया था, लेकिन गाइडेंस से भी ज्यादा कोई कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है तो एज ए इन्वेस्टर वी शुड लुक इनटू दिस काइंड ऑफ कंपनीज। ओनली थिंग द इशू और द प्रॉब्लम फॉर मी इज लाइक दे हैव द बिग PE of 392, so which is alarming, but the other companies like the EFC has a PE of 32. It is a market cap of 3000 crore odd kind of a companies, and they have grown by revenue by 73% in this quarter, और वो कहते हैं कि ये भी स्पेस हमारा बहुत आगे जाके बढ़ जाएगा। So this is all on this balance sheet and the asset, which I'll not go into the details of it, because ये ऑफिस की स्टोरी अब अगर आप देखोगे, their main point is to expand their market share in the tier 2 cities, 18 cities में 200 centers है, 3000 के clients है, 1000 करोड़ का उनका उनका एम है। तो यही इसमें था। और आप अगर दूसरे केस में अगर आप देखोगे, सो यू विल रियलाइज लाइक द अदर कंपनी which is EFC also, they are also doing fantastically well, so give me 1 minute, so we will go through that also कि किस तरीके से वो कंपनी भी काम कर रही है। सो EFC जो कंपनी है वो 2906 करोड़ की कंपनी है, इनके आरओई के नंबर भी 23 करके हैं और ROC के नंबर है वो 18% के अराउंड उनके नंबर्स हैं, ठीक है। सो यू नीड टू हैव अ लुक इनटू दिस कंपनी एज वेल, बिकॉज हमें पूरे रेस में कौन सा घोड़ा बहुत जल्दी से दौड़ रहा है उसके ऊपर ध्यान देना होगा, बिकॉज यू कैनॉट जस्ट हैव अ टैब एंड लाइक लुक इनटू लाइक कि भाई कुछ नहीं होगा इस कंपनी में, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। Sorry, I'm facing some kind of a problem to on to this one. Okay, EFS is coming. uh, EFS में yeah, now I can share my screen, it's fine। So आप अगर देखोगे कि इन कंपनियों के भी रेवेन्यू देखो क्वार्टरली, अगर आप कंपेयर करोगे इसको 2024 से भी, इनकी जो बिल्ड सीट है किस तरीके से उनकी बढ़ती जा रही है Q2, Q3 and Q4 से, और रेवेन्यू गाइडलाइंस भी इनकी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। अगर मैं इसको पूरी तरह से दिखाऊं तो क्वार्टरली रेवेन्यूज के नंबर भी EFC के अच्छे हैं और कैपेसिटी बिल्ड भी उनकी अच्छी हो रही है। तो आप अगर देखोगे EFC का कंसोलिडेशन फाइनेंशियल आप अगर इसमें देखोगे तो यू कैन सी देयर इज अ 73% ऑफ द ग्रोथ इन फ्रॉम Q2 2024 so Q2 2025। so this is the company also they wanted to do into the furniture, मतलब ये जो फर्नीचर होता है जो हमें यूज होता है ये इंटीरियर डिजाइन बनने के लिए, so they also want to go into this kind of business and want to enhance their capability there as well। so वो चाहते हैं कि जिस तरीके से उनको वहां पर भी फायदा हो, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग दैट। सो मैं आपको इसके पहले स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूँ
और इनके क्लाइंट भी बहुत से, अभी उनको टीसीएस से भी एक ऑर्डर मिला है जहां पर उनको स्पेस मैनेज करने के लिए ये किया है। एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स जैसे आप देख रहे हो कि दिल्ली और गुरुग्राम में है, रेवेन्यू रेंटल्स में भी अच्छा इंक्रीज किया है, और ये फाइनेंशियल है। आप अगर देखोगे कि ईबिटा के नंबर है, पैट के नंबर अच्छे हैं। देखो रेवेन्यूज के नंबर है, 72% से रेवेन्यू बढ़ा है, ईबिटा बढ़ा है 103% से, और पैट बढ़ा है 391% से। सो फेनोमिनल ग्रोथ है एज यू कैन सी ऑन दिस देयर। एंड अगर H1 to H1 अगर कंपैरिजन करेंगे फिर भी ये नंबर अच्छे हैं। Q1 और Q2 के कंपैरिजन आप अगर करोगे तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 1 से 63% की रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है, ईबिटा में 69% की ग्रोथ हुई है, पैट की ग्रोथ 31% से हुई है। सो आई थिंक ऑन द नंबर साइड आल्सो दिस कंपनी इज डूइंग वेल। तो आप अगर कंपेयर करोगे तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन जो 18 सिटीज में है, ये 9 सिटीज में काम करती है, ठीक है। तो इनका जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 50,000 सिटिंग कैपेसिटी है, ऑफिस स्पेस का 1,10,000 है। मतलब ऑफिस स्पेस इज एग्जैक्टली द डबल ऑफ द साइज ऑफ द EFC सॉल्यूशन। और डबल साइज होने के बाद भी आप देखोगे छोटी कंपनी है, इसीलिए रेवेन्यू की ग्रोथ 72 है, ऑफिस स्पेस की रेवेन्यू की ग्रोथ है लगभग अराउंड 40% की। तो ऑब्वियसली छोटी कंपनी है, बेस छोटा है, तो यहाँ पर उनको बढ़ने का चांस भी ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं फिगर दिखाना चाहता हूँ वो है 45,100 रेंटल पेड वर्सेस रेंटल रिसीव्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो कि आपने लैंडलॉर्ड से कोई एक कमर्शियल स्पेस लिया है, उसको आपको रेंटल देना है, ठीक है। तो आपको रेंटल उसको रेंट का पैसा देना है, और जिस कॉर्पोरेट को आपने वैल्यू एडिशन करके दिया है उससे रेंट लेना है। तो रेंट अगर ज्यादा मैं किसी से ले रहा हूँ और रेंट में किसी को ज्यादा किसी को कम दे रहा हूं, तो ये बीच का अंतर जो है 100 माइनस 45 जो 55 जो है, तो 55 जो है वो मेरे पास रहेगा, क्योंकि मैं वैल्यू एडिशन करके इस 55 में से भी आपने जो लाइट के लिए खर्चा किया, प्लम्बिंग के लिए खर्चा किया, उसके इंटीरियर के लिए जो खर्चा किया, वो माइनस होकर मेरे पास ईबिटा रहेगा। तो ये EFC का बहुत अच्छा है, क्योंकि 45/100 उनका रेंटल पेड टू रेंटल रिसीव्स उनका मॉडल है, आप अगर देखोगे पूरी तरह से। एंड एवरेज कैपेसिटी ऑक्यूपेंसी रेट देखो 90% का ऑक्यूपेंसी रेट है, यही ऑक्यूपेंसी रेट ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन में 84% का है। ऑब्वियसली बेस छोटा है तो इसके लिए उनको मिलता है वो। एवरेज स्क्वायर फीट आप देखोगे 35,000 से 40,000 तक उनका एवरेज स्पेस उनको मिलता है, ठीक है। So this company is doing well, and you can see the how many client ATMS है, Manpower Group है, Amway है, ये all बड़ी बड़ी corporate इनके पास आ रही है, and they wanted to have a tie up, Whirlpool है, Cosmos है, Specto है, जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं, they also wanted to work with this guy, and that's why you can see the kind of a growth these kind of companies are showing is exactly the way these office space is going, okay। और ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कैपेक्स ज्यादा होने वाला मॉडल है, यहाँ पर कैपेक्स ज्यादा होते हैं। ये देखो दीज आर द क्लाइंट्स व्हिच दे सर्व, जिसमें यू कैन सी द TCS, टेक महिंद्रा, फ्लिपकार्ट, गोदरेज, अमेजॉन, all these clients are associated with them, so you can have a look into it. There is no buy and sell recommendation. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो that will help me and motivate me to give you some kind of insight into the growing company। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मैंने पिछला भी एक वीडियो किया है Zaggle के बारे में, you can have a look into, that's also company growing at 55 to 60%। today's video this is also growing at 45%, around 40% से ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन ग्रो कर रहा है, और 72% से ग्रो कर रहा है ये EFC। कॉन्टूर जो है वो 77, मतलब बहुत ही छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, वो भी कुछ 80% से ग्रो कर रही है। So I need a companies where my margins are not contracted but my revenues are growing। So revenues are growing and EBITDA margin is growing, that company I need it। I think ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन का लास्ट ईयर में EBITDA मार्जिन कुछ 32% का था, लेकिन अभी EBITDA मार्जिन है 34% का, और उन्होंने गाइडेंस दिया था 30% का, लेकिन ग्रो हो रहा है 40% से। तो रेवेन्यू की ग्रोथ है, मार्जिन का थोड़ा सा ग्रोथ, मार्जिन की भी थोड़ी सी ग्रोथ है, और इसकी वजह से कंपनी दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल, आप अगर देखोगे, इसीलिए उसका PI है। जैसे मैंने कहा है कि जैसे मैंने कहा है कि जो कंपनियां आगे बढ़ती है, ग्रोथ दिखाती है, उनका PE भी ज्यादा होता है। तो दैट इज ओनली माय पर्सनल कंसेप्ट। और आप अगर देखोगे कि ये EFC जैसी कंपनी है, डिजाइन करती है, प्रिसीजन करती है, एजाइल डिलीवरी है, इकोनॉमिकल थोड़ा बहुत है, और
बहुत सारे लोग इनके पास ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट दिस बिजनेस स्पेस, बिकॉज मैंने बहुत सारे पॉइंट तो बता दिए हैं, टेलविन भी है, फिट आउट मॉडल भी मैंने बता दिया है आपको, एंड आई थिंक द पूरी इकोसिस्टम इज गेटिंग चेंज्ड ओवर देयर एंड देयर इज अ ह्यूज स्पेस। कॉन्टूर स्पेस जो तीसरी कंपनी है, उसका भी आप अगर देखोगे कि बहुत ही छोटी माइक्रो कैप कंपनी है, मतलब बहुत ही एसएमई कंपनी है, और उनकी जो ग्रोथ है वो भी 76% से रेवेन्यू बढ़ा है Q2 और Q2, और प्रॉफिट बढ़ा है कुछ अराउंड 50% से, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग वेल। तो उसको भी आप देख सकते हो, लेकिन इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि जितनी बड़ी आप कंपनी होगी, आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मिलने में आसानी रहती है, बिकॉज यू ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद दीज कंपनीज एंड यू वांटेड टू एक्सपांड योर मॉडल। छोटे कंपनियों को थोड़ा ग्रो करने के लिए थोड़ा सा बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज एक रिलेशनशिप बिल्ड का मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तरह ही ये स्पेस को आप देख सकते हो, क्योंकि मान लो कि टीसीएस जैसी कंपनी ईएफसी के साथ ज्वाइन हो गई, so that relation can grow 5 year, 10 year, 15 year, 20 years down the line, you know, because एक ट्रस्ट पैदा हो जाता है, एंड दैट ट्रस्ट ब्रेक करके किसी को दूसरे को देना, और जितनी बड़ी कॉर्पोरेट कोई किसी कंपनी के साथ ज्वाइन होगी उतना बड़ा फायदा है, बिकॉज उसमें हेडेक कम है, एक ही बंदे के साथ डील करना है, और ऑक्यूपेंसी ऊपर नीचे नहीं होगी। उनको पता है कि टीसीएस जैसी कंपनी ग्रो होगी तो उनका एम्प्लॉय काउंट भी बढ़ेगा, जितना ही एम्प्लॉय काउंट बढ़ेगा उतनी सीटिंग कैपेसिटी आपकी यहाँ भी बढ़ेगी। सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। सो आप इन सारी चीजों को देख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि जितना इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी और थोड़ा इकोसिस्टम इंडिया में चेंज हो रहा है, उसका फायदा कोवर्किंग स्पेस, फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस एनवायरनमेंट सारी कंपनियों को मिलेगा आगे जाते हुए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे गाइस, एंड होप यू लाइक माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।